एक हमारा आज 18 क्लास में कंप्लीट होगा रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट। यानी कि हमें 5 पार्ट पढ़ने, 5 में से हमारा एक जीओसी का पहला पार्ट रिएक्शन मैकेनिज्म का खत्म हो जाएगा। फिर कल से हम लोग आईयूपीएसी करेंगे पहले, फिर आइसोमेरिज्म, फिर रिएजेंट करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऑर्डरली में ही करेंगे क्योंकि कुछ बच्चों को अभी आईयूपीएसी नहीं आती होगी, तो पहले आपको आईयूपीएसी सिखाते हैं। लेकिन चलो, आज का टॉपिक जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और एक है इंटरमीडिएट था, चल रहा था टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, क्योंकि कल हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन फिनिश कर ली थी। तो टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट में जो रह गया था कार्बिन नाइट्रीन, छोटा सा पॉइंट है, मैं आपको समझाता हूं। अच्छा देखिए, उससे पहले एक चीज और बताता हूं मैं कि इसको टाइप्स ऑफ रिएक्शन में भी ले लेते हैं, इंटरमीडिएट में भी ले लेते हैं ना। टाइप, ये जो अभी मैं लिखाने जा रहा हूं आपको, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में भी आ जाएगा ये, और टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट भी हो जाएगा। पूछते हैं एक बार आपसे कौन सा इंटरमीडिएट बना है इसमें, तो ये दोनों में काम कर जाएगा जो अभी मैं लिखने जा रहा हूं। ठीक है, जिस तरीके से आपके नीट आईआईटी जेईई में क्वेश्चंस आते हैं वो हम सारा कवर अप करते जा रहे हैं। दूसरी वाली बात है कि बहुत बड़ा बड़ा नहीं पढ़ रहे हैं कि पता लगा नेट गेट का ही पढ़ा दिया आपको, वो भी नहीं होगा। बहुत छोटा भी नहीं पढ़ना है, पता लगा कि केवल रिएक्शंस ही लर्न कर रहे हैं, उसकी अप्रोच ही नहीं बन रही है, तो वो भी गड़बड़ रहेगा मामला। तो देखो, एक हमारे पास है इस तरीके से। अब मैं आपसे पूछने वाला हूं इसमें कौन सी टाइप्स ऑफ रिएक्शन होने वाली है। मान लो हमने इसी में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस डाल दिया, लाइक एज द NaNH2। सारे बच्चे जानते हैं लगभग ट्रिपल बॉन्ड लाने के लिए NaNH2 का यूज किया जाता है। तो चलिए बताइए इसका प्रोडक्ट क्या होगा। कौन बच्चा बताएगा इसका प्रोडक्ट क्या होगा? चलिए बताइए इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो क्या आप लोग जानते हो कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन को खींचेगा। अब जैसे मान लीजिए ये टूट जाता है, तो ये इसके साथ अमोनिया दे रखी होगी आपको ऑब्लिक करके, तो जो ये NaNH2 है वो इस तरीके से होता है, आपको पता ही है। तो ये जो बेस है, बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को खींच लेगा। तो जब हाइड्रोजन को खींच लेगा तो यहां पे हुआ बेसिकली पॉजिटिव की फॉर्म में चला गया, ये नेगेटिव। तो इधर क्या हुआ, बेसिकली ये अपने इलेक्ट्रॉन ले करके चला जाएगा। तो जब ये चला जाएगा तो थोड़ा सा हमें कुछ ऐसा लिखना चाहिए, ये कुछ बॉन्ड इस तरीके से। ठीक है, तो मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन दे करके जाए और ये अपने इलेक्ट्रॉन ले करके जाए, तो यहां पे क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? तो इसमें 2 रिएक्शन चल रही है, ध्यान रखना। इस रिएक्शन का नाम है बेसिकली इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन इन द सेंस आपको पता ही है, हाइड्रोजन और हैलाइड दोनों चले गए, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है इलिमिनेशन रिएक्शन। तो हम लोग क्या है बेसिकली कि जैसे मान लीजिए अब यहां तक की जो रिएक्शन हुई है इसको बोल रहे हैं इलिमिनेशन, और जो ये इंटरमीडिएट बनी है, जैसे मैं आप कह रहा था ना कि इसमें इंटरमीडिएट भी देखनी है, इस इंटरमीडिएट का नाम होता है बेंजाइन इंटरमीडिएट। इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब जो ये बेंजाइन इंटरमीडिएट होती है, ध्यान रखना, हाईली रिएक्टिव होती है। अच्छा, हमें कई बार क्या लगेगा कि ट्रिपल बॉन्ड आया हुआ है तो ये लीनियर है, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन है, बट एक्चुअली में ये जो बेंजाइन इंटरमीडिएट है ये नॉन लीनियर होती है, ध्यान रखना। ये जो बेंजाइन इंटरमीडिएट पार्ट बना है ये नॉन लीनियर पार्ट है और ये हाईली रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव है? क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन आएगा, ध्यान रखना, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये टूट जाएगी। अब ये टूट जाएगी तो मान लो इस तरीके से टूटती है, तो जब इस तरीके से टूटती है तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये इस तरीके से। अब यहां पे क्योंकि अमोनिया से आपको पता ही है NH2 अटैक कर जाएगा। अब जब NH2 अटैक कर गया तो बेसिकली हमें क्या मिला, यहां पे हमें मिला NH2 एनिलीन। अब इस तरीके से, अब जो ये नेगेटिव आप देख रहे हो, उस नेगेटिव में से क्या है, अमोनिया में से एक H+ आइंस आएगा, तो H+ आइंस आने के बाद ये बन गया लाइक दिस, यानी कि हमारे पास बन चुकी है अब एनिलीन।
एनिलीन। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? तो आपने क्या देखा, इस इंटरमीडिएट को जो बोलते हैं वो बोलते हैं बेंजाइन इंटरमीडिएट। बट अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि इस रिएक्शन का नाम क्या है, तो कौन बच्चा बताएगा इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? इस रिएक्शन का ओवरऑल, जहां से हमने रिएक्टेंट शुरू किया है, जहां पे प्रोडक्ट बन चुका है, उस रिएक्शन का ओवरऑल नाम क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा? जल्दी से मुझे टाइप करें। जल्दी से मुझे टाइप करें। इस ओवरऑल रिएक्शन का नाम क्या होगा? ये नीट में ऑलरेडी आ चुकी है। जो बीच में बन रहा है उसको हम बेंजाइन इंटरमीडिएट बोल रहे हैं। अब आपको लगेगा एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, एक्चुअली में ये एसपी नहीं होता है, क्योंकि वो जो बॉन्ड है वो डाइमराइजेशन होने के चांसेस में चला जाता है। मान लो आपको कोई रिएक्शन नहीं दे रखी है, इसी को जस्ट ये बोल दे कि हीट कर दिया है हमने, तो हीट कर दिया है, तो ध्यान रखना कुछ इस तरीके से ये डाइमराइज हो जाता है। एक बॉन्ड तो ऐसे ही रहेंगे कुछ इस तरीके से, तो 2 मोल्स होने के बाद ये इस तरीके से डाइमर भी बना लेता है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट होती है, ऑलवेज रिमेंबर। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, पहली वाली रिएक्शन में क्या हुआ है कि हाइड्रोजन हेलोजन दोनों गए हैं, इसको बोलते हैं, इस स्टेप का नाम होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। और जो नीचे वाली रिएक्शन है, ध्यान रखना उसमें NH2 जुड़ा है, इसलिए इसको बोलते हैं, अब क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड तो टूटा नहीं है ना। अब ट्रिपल बॉन्ड जो है, ट्रिपल बॉन्ड टूटा है। अब ट्रिपल बॉन्ड किस में हो गया है? बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड किस में हो गया है? ट्रिपल बॉन्ड हो गया डबल बॉन्ड में, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एडिशन रिएक्शन। ध्यान रखना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि बच्चे गलती करते हैं इसको, क्योंकि बच्चों को लगता है कि यहां से Br गया, NH2 आ गया, लगा दो, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट ये नहीं है, आप लोग जान रहे हो ये ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में टूट चुका है, और सारे बच्चे लगभग जानते हैं कि जब ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में आ जाए एडिशन रिएक्शन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आ जाए एडिशन रिएक्शन है। तो ओवरऑल जो रिएक्शन का पाथ है वो है एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं, इसको बेंजाइन इंटरमीडिएट बोलते हैं, ध्यान रखना। ये भी हमारी खत्म हो गई। अब नेक्स्ट आपको बताता हूं, ये लास्ट इंटरमीडिएट है जिनको बोलते हैं हम लोग कार्बिन एंड नाइट्रीन्स। कार्बिन अब देखिए, कार्बिन इंटरमीडिएट की अगर हम लोग बात करें, तो कार्बिन का मतलब होता है जैसे हमारे पास कोई 2 एटम है लाइक दिस, और इस तरीके से, या जनरल फॉर्मूला आप बोल सकते हो CH2 दिस वन। दिस इज नोन एज दी कार्बिन इंटरमीडिएट्स। अब कार्बिन इंटरमीडिएट्स के बारे में अगर हम बात करें नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक, अगर आपको इसमें देखो वैसे अगर बोलना है तो इलिमिनेशन हुआ है, इलिमिनेशन के बाद क्या हुआ है? एडिशन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड टूट गया है। दूसरी वाली बात, अगर हम लोग देखें इसमें कि कौन सा वाला हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? बेसिकली एरोमेटिक। ठीक है ना, एरोमेटिक इलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। फिलहाल आप देखिए यहां पे कार्बिन इंटरमीडिएट्स में किस तरीके से होगा। ये कार्बिन इंटरमीडिएट है, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो कुछ इस तरीके से है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको बताने आंसर। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कौन बच्चा बताएगा? तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये कार्बिन में जो इंटरमीडिएट्स में देख रहे हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें 6 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको डिवाइड कर लेते हैं।
आप लोग देख रहे हो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में हैं। तो बॉन्डिंग जो है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसमें 4 होते हैं। और आप जो देख रहे हो ये वाले, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है हमारे पास 2। ठीक है, तो एक हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो हमारे पास है 6, जिसमें से 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि जैसे इसमें देखो ये लॉन पेयर की वजह से, थोड़ा सा और समझाता हूं अभी। ये इसकी स्ट्रक्चर है, एक लाइन लिखूंगा तो वो ज्यादा सही रहेगा। कार्बिन इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ, कार्बिन इज अ, कौन बच्चा बताएगा ये किसका कॉन्जुगेट बेस है? कार्बिन इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ, किसका कॉन्जुगेट बेस है? कौन बच्चा बताएगा? कार्बोकैटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, किसका कॉन्जुगेट बेस है? कौन बच्चा बताएगा? कार्बिन इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ, लगाइए तुक्का। हाँ भाई कोई बच्चा टाइप कर रहा है? आगे लिखी जाएगी लाइन, जल्दी बताओ। कार्बोकैटाइन इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ, कॉन्जुगेट एसिड नहीं, कॉन्जुगेट बेस किसका है? कार्बन इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ कार्बोकैटाइन। कार्बन इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ कार्बोकैटाइन। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारे पास कार्बोकैटाइन है, ये हमारे पास कार्बोकैटाइन है, कोई एटम ले लेते हैं ना, ये कार्बोकैटाइन। अब देखो होगा क्या कि ये शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन है कार्बोकैटाइन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या किया आपने भैया? आपने डाल दिया स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है? ऑलमोस्ट सारे बच्चे जानते हैं कि वो हाइड्रोजन को खींच लेता है। तो जब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे करके जाएगा तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसी के पास रह जाएंगे, और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे करके चला गया। जब हाइड्रोजन दे करके चला गया तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों को पता है फिर क्या होने वाला है कि एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का था ही, एक और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हो गया, तो बन गई हमारे पास कार्बीन। अच्छा, जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा और आइडिया दे रहा हूं मैं। देखो ध्यान से सुनो, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन कम हो जाता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, जिसमें एक हाइड्रोजन बढ़ जाता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। तो मान लो आपसे कोई पूछे बताओ कार्बीन क्या है, तो कार्बीन में देखो यहां कितने हाइड्रोजन थे? 3, 1 2 3, तो यहां पे कम हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए। तो कार्बीन क्या है? इट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ कार्बोकैटाइन। मान लो अगर कार्बोकैटाइन पूछे आपसे भाई कार्बीन का कार्बोकैटाइन क्या है? कॉन्जुगेट एसिड, उल्टा करके पूछ ले तो, क्योंकि यहां पे 2 हाइड्रोजन है और यहां कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। समझ रहे हो? तो इस लाइन को भी पकड़िएगा। अब नेक्स्ट मैं वो सिखाऊंगा जो आपके एग्जाम में सूटेबल ही आए, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं, बहुत कम भी नहीं, इतना कि नीट आईआईटी जेई आपके हाथ में हो। इस लेक्चर के बाद आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत ना पड़े और चुटकियों में क्वेश्चन हो रहे हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो लॉन पे इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो, इसको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर कार्बीन को 2 तरीके में डिवाइड किया जाता है। कार्बीन को इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक होती है सिंगलेट कार्बीन,
सिंगलेट कार्बीन, और एक होती है हमारे पास ट्रिपलेट कार्बीन। कार्बीन 2 टाइप की होती है, किसने दी थी? श्रॉक। तो कई बार लिख देता है श्रॉक, सिंगलेट वगैरह वगैरह, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन किसके बेसिस पे? इसके। अब कार्बन पे होते हैं भैया हमारे पास पी ऑर्बिटल्स, कार्बीन के पी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो पी ऑर्बिटल्स में मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे पेयरिंग में भरे जाते हैं। कार्बन के ये जो आप देख रहे हो वो इस तरीके से दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं नॉन बॉन्डिंग वाले, तो उसको हम सिंगलेट कार्बीन बोलते हैं। और मान लीजिए कहीं पर अगर इस तरीके से भरे जाते हैं, कहीं पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली क्या? ट्रिपलेट कार्बीन। मतलब अगर आप ऑर्बिटल व्यू नहीं समझ पा रहे हो, कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा और आइडिया देता हूं आपको, क्योंकि ऑर्बिटल व्यू आपको नेट गेट में ये पूछा जाता है, आपके में पूछा भी नहीं जाता, तो थोड़ा आइडिया देता हूं। ये जो कार्बन का सारे बच्चे जानते हैं 1s2 2s2 2p2 होता है। तो देखो ये जो नॉन बॉन्डिंग है, मान लो ऐसे भर गए, और अब आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना? पहले वाला उतना वाला नहीं समझ में आएगा। मान लो ये नॉन बॉन्डिंग कुछ ऐसे करके गए। अब मैं किसी बच्चे से पूछूं बताओ इसकी स्पिन पहले स्पिन क्वांटम नंबर बताओ, एस की वैल्यू क्या होगी? तो सारे बच्चे जानते हैं जो क्लॉकवाइज होता है उसके लिए एस की वैल्यू 1/2 होती है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2 होती है। तो इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, S1 S2 इसलिए बोल रहा हूं कि जो स्पिन पहली वाली है वो +1/2 है और -1/2 0। यहां पे देखेंगे आप स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि इसका हाफ इसका हाफ, तो 2 स्पिन है आपके पास, दोनों की दोनों कौन सी हैं? क्लॉकवाइज। यहां पे जो स्पिन है वो कौन सी है? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे 1 स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू, यहां पे 0। मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे आएगी इसकी? स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो 2s + 1 होती है, ध्यान रखना। s की वैल्यू 0 है, तो यहां पे जो है वो 1 होगी, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 होने की वजह से ही इसका नाम हुआ है, ध्यान रखना, सिंगलेट कार्बीन। अब यहां पे अगर हम बात करें स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, तो हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे होने वाली है? 2s + 1 होती है, 2 × 1 + 1 = कितनी होगी? 3। तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो गई 3, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो गई 1, इसलिए बोलते हैं इसको सिंगलेट कार्बीन। दोनों का जो हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है, ध्यान रखना, वो सेम होगा, और बोलेंगे sp2। अब कोई बच्चा कहेगा सर समझ में नहीं आया। देखो ऐसा है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4 प्लस इसको जोड़ना है, इससे कोई लेना देना नहीं है अब, ठीक है? और ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। आपको लगेगा जरूर कि अच्छा लॉन पेयर मत मान लेना इसको, इलेक्ट्रॉन की कमी है। कैसे कमी है? सारी बातें शुरू से लेकर के जो इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं सारी बातें लिखता जा रहा हूं आपको। अब डिपेंड करता है कि आप लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, ठीक है? अब देखो टोटल लिखा है मैंने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। लॉन पेयर जब ज्यादा होता है ना, मतलब उसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद बचते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब ये लॉन पेयर नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि खुद ही इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें, तो हमें इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि ये न्यूट्रल हो चुका है। इसका आप कुछ नहीं करना है आपको। तो 3 आ गया, और 3 को सारे बच्चे जानते हैं sp2 होता है, ठीक है? अच्छा जी, देखो अगर हम बात करें इसकी, तो हाइब्रिडाइजेशन दोनों में सेम होता है, ध्यान रखना। हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। दूसरी वाली बात यह है कि मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पैरामैग्नेटिक है डायामैग्नेटिक है, तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग ऑर्डर है उस पर बेस्ड होता है। ये यहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, इसको आप बोलेंगे डायामैग्नेटिक इन नेचर। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पैरामैग्नेटिक, ठीक है?
और लगभग सारे बच्चे जानते होंगे, नहीं जाने तो वो जानो कि जो हुंड्स का रूल होता था वो ये कहता था कि मोर दी स्पिन मल्टीप्लिसिटी मींस मोर दी स्टेबिलिटी। तो ये जो है वो लेस स्टेबल है, ध्यान रखना, क्योंकि इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कम है। ये मोर स्टेबल है क्योंकि इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है। ये बातें ध्यान रखना कार्बीन के बारे में। कार्बीन इंटरमीडिएट खत्म हो गया। मैं अभी इसके एप्लीकेशन कराता हूं आपको कि कैसे एग्जाम में आ सकता है। देखो नीट में तो यहीं तक आ सकता है, लेकिन अगर हम जेई की बात करें तो 2 कदम और आगे चल लेते हैं। तो ये वाला हमारा होगा, ये कंप्लीट कार्बीन इंटरमीडिएट्स। कार्बीन पे आपको यहां ध्यान रखना है, इस तरीके से ध्यान रखना है। अब मान लेते हैं एक बार के लिए कि भैया जेई में और क्या आ सकता है। अब जो इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं नीट जेई लेवल पे, वो है रीमन टीमन रिएक्शन, जिसको आप राइमन टाइमन रीमन टीमन जो भी बोलना चाहो बोलो, साइंटिस्ट देखने नहीं आ रहा, अपनी इंग्लिश अपने हिसाब से रखो। टाइमान रिएक्शन, ठीक है, अपनी बात समझनी है हमें, यहां पे ज्यादातर नाम में नहीं जाना है, हाँ नेमिंग रिएक्शन जरूर है। अब राइमन टाइमन रिएक्शन में भैया होगा क्या, इसमें होती है क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म मतलब Cl, ये इस तरीके से H H H, इसको ऐसा कर लूं तो ज्यादा सही रहेगा। ये CH इस तरीके से है, CHCl3, तो गलत लिख दिया मैंने, इसका मतलब CHCl3 लेनी है, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। एक आइडिया दे रहा हूं आपको कैसे करना होता है। CHCl3, अब मान लीजिए आपने स्ट्रॉन्ग बेस डाला कोई सा भी, NaOH, ठीक है, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये बेस क्या करेगा, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, तो मतलब कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस डाला तो ये बेस क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को खींच लेता है। जब हाइड्रोजन को यहां से खींचेगा तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे करके जाएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के और इसके, तो यहां पे बेसिकली ये जब इलेक्ट्रॉन दे करके जा रहा है, ये वाला जो क्लोरीन है वो फर्दर अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। तो यहां पे क्या होने वाला है, CCl2, चलो एक स्टेप और बताता हूं, अभी आपको बता ही रहा हूं तो पूरा डिटेल में सही बता देता हूं। अब ये मान के चलो कि यहां पे ये हो गए, क्योंकि इसने क्या किया कि जो हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन दे करके गया है, तो एक कार्बन का शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का, तो वो 2 आपको वहां दिखेंगे। अब ये क्या है, इस तरीके से है। अब इसको बोलते हैं स्लो स्टेप, आगे वाली को बोलते हैं स्लो स्टेप। सारे बच्चे होते जानते हैं ये RDS स्टेप होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इसमें क्या करने वाला है, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो लेके निकल जाएगा यानी कि कार्बन के पास तो है ही नहीं, वो तो निकल गया लेकर के, तो उस केस में बन जाएगा CCl2, कार्बीन इंटरमीडिएट्स, ठीक है। तो पहली स्टेप्स होती है जिसमें बेस काम करता है, दूसरी स्टेप्स होती है जिसमें फाइनली हैलोजन ग्रुप निकल जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग कार्बीन इंटरमीडिएट्स। जो इसका एप्लीकेशन है वो है रीमन टीमन रिएक्शन में। नेक्स्ट और बताता हूं मैं आप लोगों को कि इसके क्या एप्लीकेशन है। थोड़ा और बड़े लेवल पे जाएं तो मान लीजिए अब आप सोचे मैं इसमें करा के दिखा रहा हूं, एक बार इसमें इंटरमीडिएट बना करके दिखाता हूं, क्या, कार्बीन। अब मान लीजिए इसमें ये कुछ ऐसे करके है, ठीक है। अब आपने क्या किया, कोई भी बेस डाला। अब लगभग सारे बच्चों को पता लग गया होगा क्योंकि हमने प्रैक्टिस के लिए, दूसरा क्वेश्चन है, बेस क्या करेगा, ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का एक हाइड्रोजन का है, तो ये अपनी तरफ खींच लेंगे, तो खींच लेंगे तो ये कार्बन पे ही रहेगा ये इलेक्ट्रॉन और बाकी ये ऐसे बना। मान लीजिए जब हम थोड़ा सा हीट देंगे उसको तो स्लो स्टेप होगी जिसको हम RDS के नाम से जानते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसमें हैलोजन निकल जाएगा। तो उस समय हमारे पास कार्बीन के साथ
HCl बनेगा। तो यानी कि इसमें दो ही एटम साथ में चलने हैं, और जरूर नहीं कि वो CCl2 ही बने हमेशा, वो कुछ और भी हो सकता है पॉसिबल, ध्यान रखना। इस इंटरमीडिएट को बोलते हैं कार्बीन इंटरमीडिएट। इसमें जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि जेई लेवल पे, एडवांस लेवल पे क्या जाता है, तो एक रिएक्शन है, इसका नाम है सीमोन स्मिथ रिएक्शन। जेई लेवल पे, एडवांस लेवल पे, नीट में वो खत्म हो गया, लेकिन सीमोन स्मिथ रिएक्शन, ध्यान रखना। जो कार्बिन की जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, वो रिमेन्स सेम होती है। सबस्ट्रेट की जो भी फॉर्म बनी हुई है, अगर मान लीजिए कार्बिन ट्रैप हो जाता है तो उस केस में वो वही बनी रहेगी। इसमें क्या है बेसिकली, जैसे मान लीजिए कोई आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आया, अब आप लोग देख रहे हो कि ये जो है सिस फॉर्म बनी हुई है, और आपको उसने दे दिया CHCl3 और यहां पे डाल दिया स्ट्रॉन्ग बेस। पूछा बताओ भैया प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो ये दोनों मिलने के बाद कार्बीन बनने वाला है, और जब कार्बीन बन जाएगा तो आपको पता ही है CCl2 होगा। अब जब CCl2 होगा तो इसमें ट्रैप करना है। अब ट्रैप कैसे होगा, इस तरीके से, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होगा। इसको बोलते हैं सीमोन स्मिथ रिएक्शन। फाइनली जो ये ट्रैप हो गया मॉलिक्यूल्स, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री लेकिन सेम रहने वाली है। ये CH2 को आपने अंदर ट्रैप कर दिया है और बन गया है सिस टाइप का प्रोडक्ट। दिस इज नोन एज दी सीमोन स्मिथ रिएक्शन। जब ये होगी तो इसमें और जिंक और आयोडीन और डाल देगा। ध्यान रखना, जिंक आयोडीन जो रिएजेंट होता है वो सीमोन स्मिथ कराने के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है, फिर ये इस तरीके से। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, उसका आपको आंसर बताना है। बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा। इसका प्रोडक्ट क्या होगा। आज हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म हो रही है, बस इसके बाद एक छोटा सा है, वो है नाइट्रीन इंटरमीडिएट। यानी कि 18 क्लास के बाद आज हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म, जीओसी नहीं, ओनली रिएक्शन मैकेनिज्म। चलो बताओ कौन बच्चा बता रहा है इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है, कोई बच्चा टाइप कर रहा है, मैं ही लिख दूं। हाँ जी, हाँ, सेम CCl2 ऐड हो जाएगा, लेकिन बनेगा कौन सा, सिस या ट्रांस, ये भी तो बताना है। सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा। हाँ जी, तो देखिए यहां से बना, इनको मिला जुला करके CCl2, तो यहां सीमोन स्मिथ रिएक्शन हो जाएगी, तो ये ट्रांस प्रोडक्ट है, ध्यान रखना, तो ट्रांस ही आंसर आएगा। ये इसका प्रोडक्ट होगा। तो रही बात कार्बिन की,
इस तरीके से आंसर होगा। ऑलवेज रिमेंबर, है ना, यानी कि इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होती है, जो सबस्ट्रेट की स्टीरियो केमिस्ट्री है वही मेंटेन रहती है। अब जो भी क्वेश्चन आए कार्बीन से रिलेटेड आप आसानी से कर सकते हो, बट एक क्वेश्चन में नोट लिख देता हूं ताकि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपका जाएगा नहीं। एक क्वेश्चन में नोट में लिखता हूं जरा, मतलब पॉइंट है। तो देखिए नोट क्या है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर, दो कार्बिन होती हैं। हालांकि ये बड़े लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं आपको ये कह रहा हूं, बोल रहा हूं बार बार वीडियो में कि अगर किसी बच्चे ने ये कर लिया और मेडिकल आईआईटी जेई का क्वेश्चन कर रहा है कोई बच्चा, तो कहीं से भी पॉइंट आउट नहीं छूटेगा। ये है थोड़ा सा, मतलब मैं 100% तो नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ इतना कह रहा हूं कि छूटेगा नहीं क्वेश्चन, क्योंकि 100% बोलने पे क्या है, थोड़ा सा ईगो सा झलकता है कई बार, तो मैं ईगो करना नहीं चाहता। ठीक है, तो देखो जो एटॉमिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना, जो अभी हमने की थी वो ट्रिपलेट कार्बिन जो होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू सिंगलेट से। ये बात चल रही है, जो हमने अभी डिस्कशन किया है वो सिंपल और एटॉमिक फॉर्म में किया है। लेकिन मान लीजिए मॉलिक्यूलर लिख करके आ जाए, एक वर्ड लिखा आ जाए, पहले तो नहीं लिखा है तो हम तो एटॉमिक कर ही रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर मॉलिक्यूलर कार्बिन लिखा आ जाए तो ध्यान रखना आप लोग कि जो सिंगलेट होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू ट्रिपलेट। और नहीं लिखा आ रहा है तो जबरदस्ती क्वेश्चन में ये आपको खुद से नहीं लगा देना है, ये बाद की बात है, लेकिन क्योंकि कर ही रहे हैं तो कहीं पर भी ऐसा पॉइंट नहीं रहना चाहिए जो आपको पता ना हो इसके बारे में। ठीक है, इसलिए हमने हमारे सिलेबस में तो केवल आपको पता ही है सीबीएसई में रायमंड टाइमन रिएक्शन ही है, बट इसमें मैंने और भी थोड़ा सा ले लिया जेई की वजह से, सीमॉन स्मिथ रिएक्शन। तो चलिए दूसरा करते हैं, नाइट्रीन इंटरमीडिएट्स। कार्बिन डन, कार्बिन इंटरमीडिएट डन। नाइट्रीन भी इसी की तरह होगी, नाइट्रीन इंटरमीडिएट्स। जो नाइट्रीन इंटरमीडिएट होती है वो होती है हमारे पास RNH। ठीक है, इस तरीके से RN मतलब ऐसा बोल सकते हो, RNH नहीं होगी इसमें। अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो देखो वही है जो आप सोच पा रहे हैं। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक जैसे ही है, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 6 हैं, बट जो बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग का क्राइटेरिया वो थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखना। वेरी गुड, निशेष भी ऐसा ही है। देखो मुझे लगा आज निशेष नहीं है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। अब इस 6 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, 6 इलेक्ट्रॉन है, अब इस 6 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है वो कुछ ऐसे होगा कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ध्यान रखना वो है हमारे पास 1 2, जबकि उसमें अलग था, ध्यान रखना। इसमें जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है हमारे पास 4। तो जो नाइट्रीन है वो है तो कार्बिन की तरह ही, लेकिन इसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा चेंजेबल है। वहां पे क्या थे कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे वो 4 थे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 थे। किसके केस में? कार्बिन के केस में। बट जो नाइट्रीन के केस में वो थोड़ा अपोजिट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, दिस इज दी
एनालॉगी ऑफ, एनालॉग भी बोलते हैं, एनालॉगी ऑफ कार्बीन, कार्बीन की तरह ही होती है, बट नाइट्रीन इज मोर स्टेबल as compared to carbene because of more एंथैल्पी, या एनर्जी भी बोल सकते हो। ध्यान रखना इसमें एंथैल्पी जो होती है, एनर्जी जो निकलती है, रिलीज होती है, वो ज्यादा होती है किसमें? नाइट्रीन में। इसी की वजह से जो नाइट्रीन है वो मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू कार्बीन। अब ये जो नॉन बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बेसिस पर हम नाइट्रीन को देख रहे हैं। कितने टाइप की है? वही है पहले की तरह। एक होती है हमारे पास, सारी बातें फिर वैसे ही लिखी जाएंगी, बस थोड़ा सा हिंट के तौर पे बता रहा हूं। एक है सिंगलेट नाइट्रीन, एक होती है ट्रिपलेट नाइट्रीन। ठीक है, अगर मान लीजिए कि सिंगलेट नाइट्रीन का मतलब हुआ ये जो 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे, आप लोग देख ही रहे थे, ये 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मान लो, ऑर्बिटल व्यू आपको उतना समझ में नहीं आएगा इसलिए यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसे लिखा जाए तो उसको बोलते हैं, इसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो कैसी आने वाली है? 1। यहां पे इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को मान लीजिए कुछ ऐसे किया जाए 1 2 3 एंड 4, तो अगर हम यहां पे देखेंगे तो एस की वैल्यू हाफ हाफ, तो कहने का मतलब जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है, इन दोनों स्पिन को मिलाएं और आप कहो कि चारों स्पिन को मिलाएं तो मिला जुला करके जो है 0 आ रही है। लेकिन यहां पर इन 2 स्पिन की वजह से, यानी कि यहां पे S1 मान लो, S2 मान लो, S2 प्लस S3 को मिला करके 1 आ रही है, तो इसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, वो कितनी होगी? 2s प्लस 1 मतलब 1। और इसकी कितनी होने वाली है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। उसी की तरह सारी कहानी है, ध्यान रखना। तो 2s प्लस 1 मतलब 3। तो ये नाइट्रीन के बारे में बातें। दूसरा, ये मोर स्टेबल है, सॉरी ये लेस स्टेबल है क्योंकि पेयर्ड है ना, लेस स्टेबल है। और ये कैसा है? मोर स्टेबल है। ये कैसा है? डायामैग्नेटिक है। ये कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, अब बताइए कौन बच्चा बताएगा इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? कौन बच्चा बताएगा? जल्दी से बताओ, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? चाहे सिंगलेट नाइट्रीन है चाहे ट्रिपलेट नाइट्रीन है, फटाफट से टाइप करो। इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2 बिल्कुल सही जवाब। देखो मान लो ये बैलेंस, इसको कितना है? 5 है, एक जुड़ा हुआ मोनोवेलेंट, इसको कुछ नहीं करना है आपको, इसको कुछ नहीं करना है, डिवाइडेड बाई 2, तो ये 6/2 आ गया। 6/2 मतलब 3 हो गया। और 3 में अगर लोन पेयर भी देखना चाहो वो भी दिखाई दे रहा है। 3 में एक ही एटम जुड़ा हुआ है, नाइट्रीन पर एक ही एटम जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 2 लोन पेयर। लोन पेयर बोलेंगे नहीं हम लोग, लेकिन उसके हिसाब से तो है ही है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर अभी भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है क्योंकि इसमें यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बैलेंस में, ध्यान रखना। तो फिलहाल के लिए दोनों का हाइब्रिडाइजेशन जो होने वाला है sp2 sp2। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, ध्यान रखना, हॉफमैन ब्रोमाइड
डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो जब हम लोग एमीन्स चैप्टर पढ़ाएंगे रिएक्शन में, मैं आपको एक बार और इंटरमीडिएट्स बताऊंगा। इंटरमीडिएट तो नहीं बताऊंगा, इसका एप्लीकेशन बताऊंगा कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या होती है और इसमें कैसे नाइट्रीन इंटरमीडिएट डेवलप होती थी। ठीक है, तो आज हमारे पास पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म फिनिश हो चुकी है, जो कि 4 टाइप्स से थी। टाइप्स ऑफ फिजन, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, दूसरी वाली थी हमारे पास, मतलब तीसरी वाली थी टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, और फोर्थ वाली थी टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो ये आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कल से हम करने वाले हैं पहले, क्योंकि कुछ बच्चों को थोड़ा सा बाकी तो ऑलमोस्ट बच्चों को आता ही है, 80-90% बच्चों को आईयूपीएसी, बट थोड़ा सा रिदम बनाने के लिए पहले आईयूपीएसी कराएंगे और उसके बाद कराएंगे आपको आइसोमेरिज्म, फिर लास्ट मोमेंट पे कराएंगे रिएजेंट, क्योंकि मैंने आपको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्लास में ही करा दिया है। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।